देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विक्टोरिया झील संबंधित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी विक्टोरिया झील से संबंधित कौन सा क्षेत्र निम्नलिखित में से नहीं है। तो विक्टोरिया झील के आसपास जो है वो केन्या, युगांडा, तंजानिया है, लेकिन नाइजीरिया इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। जैसे सबसे बड़ी झील, भारत की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील हो गया। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होता है वुल्लर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। वेम्बनाड झील केरल में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील उड़ीसा में। सबसे ऊंची झील जो कि चोलामू झील होता है, सिक्किम में स्थित है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो गया गोविंद बल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो ये पांचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉल्डेरा झील। ठीक है, कॉल्डेरा झील करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न कि सुपीरियर झील से संबंधित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है सुपीरियर झील, और ये अमेरिका कनाडा से संबंध रखता है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अमेरिका कनाडा। टांगानिका झील से संबंधित क्षेत्र कौन से। टांगानिका झील, तो टांगानिका झील यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, तंजानिया, जाम्बिया, जैरे, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे। डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित झील और उसे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा मिलान सही है। तो ध्यान से मिलाइए और बताइए कौन सा सही है। बैकाल झील जो है वो रूस में पड़ता है। ईरी झील यूएसए और कनाडा। ओंटेरियो झील यूएसए और कनाडा। तो यहाँ पे कहेंगे कि उपरोक्त सभी के सभी सही है, तो डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है। रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है। देखिए रुडोल्फ झील को वर्तमान में हम लोग तुर्काना झील के नाम से जानते हैं, पहले इसको रुडोल्फ जाना जाता था। ये पड़ता है आपका केन्या के उत्तरी भाग में। ठीक है, केन्या के उत्तरी भाग में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ए हो जाएगा, क्योंकि आयर झील का संबंध ऑस्ट्रेलिया से होता है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया से, तो ए को टिक करेंगे। बाकी सभी की झील हम रूस में देखेंगे। टिटिकाका झील का संबंधित क्षेत्र। टिटिकाका झील जिसको हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा पेरू और बोल्विया, यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, पेरू और बोल्विया। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट से तीनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सही होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी कथन सही है। बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ब्यूरेट नामक जनजाति बैकाल झील के पूर्वी भाग में। ये झील रूस में स्थित है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा झील विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यहाँ पे लंबी पूछा जा रहा है, तो टांगानिका झील दुनिया के सबसे लंबी मीठे पानी की झील होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील मीठे पानी की झील, और जबकि सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील हो जाता है। तो ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों के दोनों करेक्ट है। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। कैस्पियन झील से मैंने आपको कई बार बताया कि 5 देश अपनी सीमा साझा करते हैं, और उनमें से यहाँ पे यूक्रेन नहीं होता है। अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और एक होता है ईरान। तो यहाँ पे यूक्रेन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उंगलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। उंगलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर यूएसए, यूएसए करेक्ट होगा, सी को टिक करेंगे। चिल्का झील के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। चिल्का झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
यह भारत की सबसे बड़ी जो कि तटीय झील है, बिल्कुल सही। खारे पानी की एक लैंगून झील है, ये भी सही है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी पे जाएंगे। निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील कौन सी है? क्रेटर निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि एक प्रकार का क्रेटर निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? मीठे पानी की झील भारत में सबसे बड़ी वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए, जबकि विश्व में सुपीरियर झील। अगला है कि तिहाई मुख बांध, अच्छा एक क्वेश्चन बांध से यहाँ पे इंक्लूड हो गया, तो तिहाई मुख बांध का संबंध मतलब किस नदी पर ये स्थित है? बराक नदी पर स्थित है, याद रखिएगा बराक नदी पर, ऑप्शन बी। चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील स्थित है, अभी जस्ट हमने बात किया उड़ीसा में स्थित है, उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन बी होगा। उत्तर पूर्वी भाग की सबसे बड़ी झील, उत्तर पूर्वी भाग की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? लोकटक एक प्रकार का मीठे पानी का झील है और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है। प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। निम्नलिखित झील और उनके संबंधित राज्य के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा मिलान गलत है, यहाँ पे गलत बताना है। तो देख सकते हैं अगर हम ऑप्शन सी पे जाए तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ना कि तमिलनाडु में, तो ये पॉइंट हमारा गलत है। मालाताल झील उत्तराखंड, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बिल्कुल सही। डिंडवाना यहाँ पे राजस्थान सही है, लेकिन कोलेरू का संबंध आंध्र प्रदेश के साथ होगा, इसलिए ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है? जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान, ऑप्शन डी। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? सांभर जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? इसका संबंध भी राजस्थान के साथ ही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि चोलामू झील कहाँ पर पड़ता है, तो ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे बड़ी झील है? दुनिया की सबसे बड़ी झील, अगर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि मीठे या फिर खारे, तो यहाँ पे हम लोग कैस्पियन सागर को ही टिक करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, अगर मीठा कहा जाता तो फिर वहाँ पे सुप्रिया झील को टिक करते हैं। फिलहाल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि पुनमदा जो झील है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुनमदा झील, तो चलिए पढ़ते हैं। पुनमदा झील बेम्बा नद भारत की सबसे लंबी जो कि झील है, ये बिल्कुल सही। और इस झील में नेहरू ट्रॉफी जो नौका दौड़ है की मेज़बानी लोकप्रिय है, यानी कि की जाती है, बिल्कुल सही। दौड़ प्रसिद्ध ओणम त्यौहार के दौरान की जाती है, ये भी सही है, यानी कि सभी के सभी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये झील जो कि केरल में स्थित है। अगला पॉइंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिक बिल झील और सुभाष सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? रसिक बिल झील और सुभाष सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? तो सुभाष से आपको क्लियर करना चाहिए, यहाँ पे सही आंसर पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। कंबुल झील किस राज्य में स्थित है? कंबुल झील का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही संबंध हो जाएगा कंबुल झील का संबंध, राइट आंसर ऑप्शन किसे टिक करेंगे? डी को। कंबुल झील आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, कंबुल झील आंध्र प्रदेश। समीरपेट झील का संबंध किस राज्य से? समीरपेट झील का संबंध किस राज्य से? तेलंगाना, समीरपेट तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना सही होगा। अगला प्रश्न है कि झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सस्थमकोटा झील भारत में कहाँ स्थित है? सस्थमकोटा झील भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, केरल, ठीक है, केरल में स्थित है सस्थमकोटा झील, केरल में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तंसा झील, भंडारा झील और पेंसेथ झील का संबंध किस राज्य से? तंसा, भंडारा और पेंसेथ झील का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र। इसमें इंपॉर्टेंट है तंसा झील, तंसा झील याद रखिएगा। कंकरिया झील और नल सरोवर का संबंध है, कंकरिया झील और नल सरोवर का संबंध है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, गुजरात। कंकरिया झील, नल सरोवर झील ये गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछौला झील के किनारे स्थित है?
पिछौला झील के किनारे स्थित है। कभी कभी डायरेक्ट पूछा था कि पिछौला झील किस स्टेट में पड़ता है, तो ये आपका राजस्थान में, और यहाँ पे सही आंसर उदयपुर होगा, उदयपुर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य के सुमिलित है? ध्यान दीजिएगा, सुमिलित है। तो कोलेरू झील हमने क्या देखा था, आंध्र प्रदेश के साथ, ये गलत हो गया। उदय सागर, ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि ये राजस्थान में पड़ेगा। डिंडवाना झील ऊपर में हमने देखा था, ये भी गलत है, ये आपका राजस्थान के साथ होगा। लोकटक झील मणिपुर, ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लोकटक झील। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, वो आपका झील होता है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुलिकट झील। नेक्स्ट वन है कि भारत के किस राज्य में फुल्लहर झील स्थित है? फुल्लहर झील स्थित है भारत के किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। फुल्लहर झील का संबंध उत्तर प्रदेश में होगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। डल झील कश्मीर सही है। पुलिकट दो राज्यों की सीमा पर, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। वेम्बनाड केरल सही है, यानी उपरोक्त सभी के सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? स्टार्टिंग में ही हमने बात किया था, जहाँ पर मैंने ऊंची और सबसे लंबी सबसे बड़ी बताया था। तो भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ऑप्शन डी होगा। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित लोनार झील किस स्टेट में पड़ता है? लोनार झील का संबंध कहाँ पे होगा? सभी को पता है, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी झील है? ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील के रूप में हम लोग वेम्बनाड को जानते हैं, वेम्बनाड जो कि केरल में स्थित है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारत की किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैबो लैम्जाओ स्थित है? एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कैबो लैम्जाओ नेशनल पार्क जो है वो आपका पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील में स्थित है, लोकटक झील, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंगून झील नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी लैंगून झील नहीं है, ध्यान से बताइए। तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, पेरियार झील लैंगून झील के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बताइए कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी? देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात कही गई है आर्टिकल 53 में, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं। और आर्टिकल 53 में ये बात कही गई है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग जो वो स्वयं भी कर सकता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल हम अगर 51 देखें तो 51 का आपको पता है कि 51 में क्या है कि जो कि भारत की विदेश नीति के बारे में बात की गई है, या फिर हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित ये बात है। ठीक है, 55 के यानी कि राष्ट्रपति संबंधित नहीं है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर 55 के बारे में बात करें तो 55 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति इसमें इंक्लूड की गई है। और 58 क्या है, तो 58 में ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो इसमें बात की गई है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। सही आंसर क्या है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, यह अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, ए, जो कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये जहाँ पे जो बात है ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये उसके हम कह सकते हैं विवेक पे निर्भर करता है कि वो उनको परामर्श लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ऐसे आपको पता है कि आर्टिकल 143 में ये बात कही गई है कि जो कि सलाह के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऑप्शन यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे, जो कि इसके संबंधित सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि, बताइए कि नहीं होगा, पात्र नहीं होगा यदि। सही आंसर क्या है? ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे।
यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। विधानमंडल के उच्च सदन का मतलब कि विधान परिषद कह सकते हैं, विधान परिषद का वो सदस्य हो तो वो मतदान करने के पात्र नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। मैंने 2 से 3 दिन पहले अपने वेबसाइट पे एक लिंक पोस्ट किया था और मैं आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। जिन लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा तो उनको सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाकर के वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो चुनाव मंडल होता है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। तो उसमें हम शामिल होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, निर्वाचक मंडल होता है, उसमें तो सबसे पहले दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और साथ ही साथ दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी शामिल, दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के जो कि निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, लोकसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल सही, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य ये भी बिल्कुल सही, और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही होगा। लेकिन राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य ये शामिल नहीं होते। तो 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1 2 3। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ चुके होंगे। अगर यहीं पे बात उपराष्ट्रपति की जाती तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ और सिर्फ दोनों सदनों के सभी जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उनमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति हो तो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए कि यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, क्या सही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। देखिए, जन्म से नागरिक होना चाहिए कहीं बात नहीं की है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित आर्टिकल 58 में क्या कहा गया कि 58 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति वो बन सकते हैं जो भारत के नागरिक हो। भारत के नागरिक हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि जन्म से नागरिक हो। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। चाहे वो किसी भी तरह से अगर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, भारत का एक नागरिक हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल हम कह सकते हैं ये गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ये पॉइंट भी गलत है। अब क्यों गलत है मैं आपको वो बता दूं। देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए जो बात कही गई है वो संसद नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संसद नहीं, संसद में दोनों आ जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन राज्यसभा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड पॉइंट ही सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, केवल 2 सही है। उम्मीद करते हैं ये बात आपने समझ लिया होगा। अगला प्रश्न बनता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, उस विवाद को जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। बताइए कि भारत के राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं कहाँ से चुने जाते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे और यही जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक वर्ड है और इसी वर्ड से आप क्लियर कर सकते हैं कि अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अब उस पर अपनी सहमति दी थी। अध्यादेश से संबंधित यहाँ पे बात कही जा रही है, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित जो आर्टिकल है वो क्या है, 121, यानी कि 123 है ना, 121 के तहत वो जारी करता है। तो हम वहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से किया जाता है। आर्टिकल 55 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और ये निर्वाचन किस तरह से होता है, तो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। राज्यों की रक्षा करे की अगर बात की जा रही है तो 355 होगा, ठीक है। अगर रक्षा नहीं कर पाता है तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि 356 कहता है, तो वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रक्षा करे की बात की जा रही है तो वहाँ पे 355 को हम टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। भारत के जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भी वही करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। बताइए कि कब से लेकर के वो अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, तो कब से लेकर अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है। सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है, ठीक है। हम यहाँ पे ऑप्शन जो कि बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बताइए कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को किसकी अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। और लोकसभा का विघटन जो होता है वो किस आर्टिकल के तहत, 85 के तहत, ये चीज़ आप याद रखेंगे। लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा को कौन जो कि विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वो कभी विघटित नहीं होता है, कोई नहीं करता है। अगला प्रश्न बनता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। देखिए कोई विधेयक जो संसद में प्रयुक्त होता है, तो प्रस्तुत होता है, तो किस क्रिया के बाद वो एक अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर दे, यानी कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो कह सकते हैं कि वो एक अधिनियम बन जाता है। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा। बताइए कि कब वो घोषणा कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कब कर सकता है। बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी आक्रमण के साथ सशस्त्र विद्रोह हो तब, ठीक है। और ये बात जो कि 352 के अंतर्गत कही गई है कि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की उस वक्त जो कि आपात की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। और ये जो घोषणा होती है 1 माह के भीतर जो कि संसद के द्वारा अनुमोदन भी किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात यानी कि अनुमोदन के पश्चात ये 6 माह तक लागू रहता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1 और 3 बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, कौन बुलाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है वो बुलाता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन की बात जो है वो किस आर्टिकल में कही गई है, तो 108 में कही गई है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, 108। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट वन ये है कि निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह निम्न में से किस पर लागू होती है। ये जो लागू होती है किस पे लागू होती है, राष्ट्रपति पे लागू होती है। ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक किया जा सकता है। अगला प्रश्न बनता है कि अध्यक्षात्मक सरकार या फिर अध्यक्षात्मक शासन का उदय जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। देखिए अध्यक्षात्मक शासन को हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, जैसे गैर उत्तरदायी सरकार कह सकते हैं, गैर संसदीय सरकार कहा जाता है, या फिर निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और ये सबसे पहले यूएसए में जो कि उदय हुआ था। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है तैयार कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। सही आंसर होगा आर्टिकल 74, ठीक है। आर्टिकल 74 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत ये कौन सा अधिकार है, राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो है विधायी अधिकार है, विधायी जो कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, विधायी शक्तियाँ भी कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अधिवेशन बुलाने का अधिकार हो, या फिर सत्रावासन जो की घोषणा की जाती है वो, या फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये सभी के सभी विधायी शक्तियाँ हैं या फिर विधायी अधिकार हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो, तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, जैसे कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, या फिर ये हो सकता है कि एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, या फिर ये भी हो सकता है कि एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। इन तीनों परिस्थितियों में जो कि की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि अगर जब संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है, जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है। तो जो अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी होता है वो 6 सप्ताह तक, यानी हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं कि मृत्यु दंड भी कर सकते हैं, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में भी कर सकते हैं, और ऐसे मामले में दिए गए दंड जो कि संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी मामलों में जो कि कर सकते हैं क्षमादान। आपको पता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो आर्टिकल 22 के अंतर्गत कहा गया, ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। राष्ट्रपति का नहीं है, बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, यानी कि राष्ट्रपति की अधिकार नहीं है कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सके। ठीक है, साधारण बिल को तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन वो वित्तीय बिल को नहीं, यानी हम ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा या फिर घोषणा कह सकते हैं निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में देखा था। अब क्या यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, यानी हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत, तो 160 के तहत। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, आर्टिकल 160। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है या फिर लगाया जा सकता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। महाभियोग जो लगाया जा सकता है या फिर महाभियोग का जो प्रक्रिया वो स्टार्ट की जा सकती है संसद के किसी भी सदन से, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा। हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 111 के तहत अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 52 में ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन, ठीक है, पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है।
तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में जितनी मन चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो वो किस आर्टिकल के तहत? तो 57 के तहत, ठीक है, 57। अगर हम बात करें 59 क्या है, तो 59 क्या है कि अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता, ये बात कही गई है। 58 क्या है, तो 58 के तहत आपको पता है कि राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित जो बात कही गई थी ऑलरेडी हम लोगों ऊपर में देखा था। 55 क्या है, तो 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति है इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन के बारे में देखे थे 143, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लागू होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुका है? बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि वो पूर्व राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे जो दिए गए पूर्व राष्ट्रपति कौन थे जो कि बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने सेवा किया और वो कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने सेवा किया था। साथ साथ ये उपराष्ट्रपति पद पे रहे और उसके बाद देश के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, तीसरे राष्ट्रपति, और साथ ही साथ मुस्लिम पहले ये यानी कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो जस्ट वही बात होगी, कौन आहूत करता है, तो राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो 356, ठीक है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा की गई है, जैसे कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात की बात कही गई है। वित्तीय आपात तो अभी तक एक बार भी नहीं लगा, लेकिन राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा, ठीक है, अब तक 3 बार लगा। पहला 1962 में चीन के आक्रमण के समय, 1971 जो कि पाकिस्तान के आक्रमण के समय, और तीसरा जो आक्रमण था वो था तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण, जो कि राष्ट्रीय आपात लागू की गई थी। तो ये 3 चीज़ जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट वन ये कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 20 और 21 के अतिरिक्त, ठीक है, 20 और 21 तो किसी भी हालत में नहीं होते। तो बताइए कि इसके अतिरिक्त कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो 359 के तहत, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे 359 के तहत। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसकी नियुक्ति नहीं करते? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो बताइए कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति दिए गए वो कौन है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे डॉक्टर वीवी गिरी, वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे और साथ ही साथ वो 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, वीवी गिरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वो एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो कि कार्यवाहक कह सकते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर के वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे, और वो वीवी गिरी ही हैं। तो ध्यान रखिएगा वीवी गिरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय डाक जो घर संशोधन विधेयक था 1986 में, ठीक है, 1986 जो संशोधन अधिनियम था उसमें पहली बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो है उन्होंने वीटो का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो शक्ति है वो क्या है, किस प्रकार की उनकी शक्ति है? तो सही आंसर होगा ये एक न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, न्यायिक शक्ति है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, किस आधार पे करते हैं? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही आंसर है।
ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन होता है अधिकतम लगाया जा सकता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और अधिकतम जो लगता है वो 3 वर्ष तक के लिए लग सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। पहली बार क्या होता है कि 2 माह के भीतर जो है वो अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक लागू रहता है और उसके बाद हम अधिकतर इसको बढ़ा करके 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ये बात किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। बहुत अच्छा प्रश्न, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में वो भाग लेता है परंतु जब महाभियोग की बात की जाती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उस वक्त इसमें ये भाग नहीं लेता। और वो कौन है, तो राज्यों के विधानसभा ये निर्वाचक मंडल में भाग लेती हैं लेकिन महाभियोग के समय ये भाग नहीं लेती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन ये कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको बताने की जरूरत होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन सी को टिक करें।